भाई ये अरविंद निषाद जी हैं, एकलव्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पीस पार्टी, एकलव्य पार्टी, किसान पार्टी और मौलिक अधिकार पार्टी, ये 4 पार्टियां मिलकर के साथ में काम कर रही हैं। तो अभी 2 लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए हैं, पर हम दोनों लोग यहाँ पर हैं। ये भाई ब्रजेश निषाद जी हैं, ये पीस पार्टी के ज़िला प्रभारी हैं और उधर बैठे हैं फजल रहमानी साहब, वो विधानसभा अध्यक्ष हैं यहाँ मेहदावल विधानसभा के। आप सैयद राशिद मदनी साहब हैं, ये पीस पार्टी के महासचिव हैं। तो आप लोगों का परिचय हो जाए एक बार। मेरा नाम वीरेंद्र त्रिपाठी है जी और पत्रकार हूँ संत कबीर नगर से। और मेरा एक दैनिक साफ संदेश के नाम से यहाँ से पेपर निकलता है, स्थानीय पेपर। स्थानीय पेपर निकालते हैं, प्रतिदिन आता है, मिलता है। अच्छा। उसके एडिटर चीफ भी है। आप एडिटर चीफ यहीं से निकालते हैं अखबार? स्थानीय। पूरा नाम क्या होता है? वीरेंद्र त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले आप हैं? रहने वाले हम बखिरा क्षेत्र के हैं। बखिरा के हैं, अच्छा। आपका शुभ नाम? राज कपूर गौतम, अखंड न्यूज एक्सप्रेस के हम चीफ हैं। हाँ। दैनिक ब्रह्म पुकारों अखबार चलता है, संत कबीर नगर का स्थानीय अखबार है। हाँ। इस प्रकाशित होता है। अच्छा, यहीं से प्रकाशित होता है। और रहने वाले हैं हम बस्ती अंदर मार्ग है, बरडा हमारा एक गाँव है। अच्छा। पड़िया पुल के बाद एक चौराहा है चमनगंज। हाँ। चमनगंज से बाएं साइड पूर्व साइड में एक गाँव है बरडा है। तो कब से कर रहे हैं पत्रकारिता आप? 5 साल से। 5 साल। आप कितने साल से कर रहे हैं? हमारा तो 8-9 साल। 8-9 साल। आपका शुभ नाम है? मेरा न्यूज़ है। अच्छा, आपका भी अपना ही न्यूज़ है? अच्छा। मेरा गांव जो है बढ़िया बाबू है, जूधरा के पास है। अच्छा। बिलार बलाक है। तो हम लोगों का ये 2 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है। पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग आए और दूसरे से लोग नफरत करने लगे हैं। जो जन समस्याएं हैं वो महंगाई का, भ्रष्टाचार का, जो रोजगार का, ये समस्या दूर नहीं हो रहा है। लोग धार्मिक उन्माद बढ़ा करके और नफरत पैदा करके, पोलराइज करके लोग वोट लेके सरकार बनाने की नीतियां बड़ी सफल हो रही हैं और इसी के लिए लोग कार्य कर रहे हैं। आज कुछ समाज है जो, आप इधर आ जाइए, वहाँ पत्रकार लोग बैठे हैं। हाँ। कुछ इस देश के नागरिकों के लिए, समाज के लिए, समाज में की व्यवस्था ठीक रहे और हर व्यक्ति को विकास करने का पूरा अवसर मिले, इसके लिए संविधान ने 2 मूलभूत अधिकार दिया है जनता को, इस देश के नागरिकों को। एक है वो वोट का अधिकार, और मेरा मानना है कि ये व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए और देश में सत्ता शासन कैसे चले, इसके लिए ये बुनियादी अधिकार दिया गया था। और बहुत सारे समाज के, मेरा ये अनुभव हो रहा है कि 80% समाज इससे अवगत नहीं है, इस वोट के अधिकार से अवगत नहीं है। और ये कोई धार्मिक उन्माद में, कोई हराने जिताने में, कोई एक दूसरे से द्वेष में लोग वोट दे रहे हैं, मगर ये उनका अधिकार है। उनके लिए विकास के लिए, उनके समाज के लिए विकास के लिए, देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी
महत्ता मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग समझ पा रहे हैं। मगर सरकारें अपने राजनीतिक लाभ में इसमें भी बहुत सारे चेंज कर रहे हैं, बहुत सारी बदलाव कर रही है। और जैसे जो है कि नागरिकता संशोधन बिल जो आया है, CAA जिसको कहते हैं, उसमें सिर्फ मुस्लिम समाज से पूछा जाए कि वो इस देश का नागरिक है कि नहीं है। ये इस बुनियादी अधिकार में बदलाव हुआ है। ये भाजपा सरकार ने किया 2019 में। ऐसे ही जो दूसरा समाज के विकास के लिए कहा कि जो कमज़ोर सामाजिक और शैक्षिक तौर पर कमज़ोर हो जाए उसे आरक्षण का अधिकार दिया है संविधान में। इसका पुनर्लोकन जो है, पुनर्निरीक्षण जो है वो हर 10 साल में हो और जो भी समाज पिछड़ जाए उसे दिया जाए। तो ये हमारे संविधान की व्यवस्था है। मगर इसके लिए भी दलित समाज में भी कमज़ोर करने के लिए, दलित मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए और समाज के कमज़ोर वर्ग संगठित न हो, वो सत्ता शासन से दूर रहे, इसके लिए कांग्रेस सरकार ने 1950 में ही वो साजिश की थी। दलितों में भी धर्म के आधार पर विभेद करने का काम किया था 1950 में। और उन्होंने, हमारा संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर कोई विभेद नहीं हो सकता और आरक्षण भी सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर हो। मगर कांग्रेस सरकार ने 10 अगस्त 1950 में इस आरक्षण के मूलभूत अधिकार के समाज को उन्होंने दलितों को कमज़ोर करने के लिए, दलित मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने दलितों को विभाजित किया धर्म के आधार पर। उन्होंने कहा सिर्फ हिंदू दलित को अनुसूचित जात का आरक्षण मिलेगा। एक दूसरे से लड़ाने का काम किया, धर्म के आधार पर दलितों को लड़ाने का काम किया। बाद में उन्होंने, क्योंकि अगर पूरे दलित रहते तो पूरे दलित की संख्या करीब करीब 40% हो जाती, तो आराम से सिर्फ दलित ही सरकार बना सकते थे और उससे सारे दलितों का विकास। तो 1990 में उन्होंने बुद्धिस्ट को भी दे दिया, मगर बड़ी संख्या में मुस्लिम दलित हैं। मुसलमानों में दलितों की संख्या अगर हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट में संख्या 23% है तो मुस्लिम में ये संख्या 40% है। तो आज भी मुस्लिम, ईसाइयों में भी संख्या 40% है। और यही वजह है कि इस ईसाई और मुस्लिम दलितों को उन्होंने अभी तक अनुसूचित जात का आरक्षण नहीं दिया है। तो ये आरक्षण से धर्म के नाम पर जो विभेद हुआ है वो हमारे संविधान के मूल भावना के विपरीत है। ये कांग्रेस ने भी किया है। ऐसे ही जो सरकार आज बन रही है उसे महंगाई से कोई वास्ता नहीं है। बहुत सारे पिछड़े वर्ग में रखा गया है, जैसे निषाद समाज है, राजभर है, गौड़ है और धनगर है। ऐसे करीब 12 जातियां हैं जो बेसिकली दलित समाज की हैं, मगर इन्हें भी पिछड़े में रखा गया है। अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो पूरी संख्या 50% हो जाती है। तो मैं समझता, जो मेरे समझ में आ रहा, हो सकता है कि मेरा विचार सही ना हो, मगर मेरे समझ में आता है कि कुछ पिछड़े समाज के लोगों को रख दिया जो अपने को हिंदू कहते हैं, और मुस्लिम समाज को और ईसाई समाज को दलित आरक्षण से, दलित समाज से बाहर कर दिया। इसका सिर्फ एक रीज़न हो सकता है कि ये दलित समाज खुद संगठित होकर के सरकार न बना ले
और समाज का विकास न हो, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश इस देश के आज़ादी के बाद ही से हुआ है। पहले वोट का अधिकार नहीं था, सुरक्षा का अधिकार नहीं था उसी समाज का। तो ये सभी समाज एक ही है। धर्म तो बदलते रहे हैं मगर जातियाँ नहीं बदली हैं। आज धोबी अगर हिंदू है तो धोबी मुसलमान भी है। अगर वाल्मीकि अगर हिंदू है तो वाल्मीकि आज मुसलमान भी है, जिसको हलाल खोर कहते हैं। अगर जुलाहे अगर हिंदू हैं दलित में तो जुलाहे मुसलमान भी हैं। तो इसी तरीके से काम नहीं बदला है, उनकी स्थिति नहीं बदली है, सामाजिक उसकी स्थिति नहीं बदली है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा कुचक्र है और सारे दलितों की ये बात समझनी चाहिए और सबको मिल के संघर्ष करना चाहिए। विरोध में आएंगे तो काम नहीं चलेगा। जो पिछड़े हैं उन्हें संगठित होकर दलित में देने के लिए सारे दलितों को इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये समाज के साथ और देश के साथ, देश के नागरिकों में नागरिकता में भी भेद हो कि सिर्फ मुसलमान से नागरिकता पूछी जाए और किसी धर्म के मानने वाले से नहीं। दलितों को धर्म और जात के नाम पर उनको बांटा जाए, एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया जाए। मैं समझता हूँ ये समाज के साथ, संविधान के साथ और देश के साथ गद्दारी है। मैं इसे गद्दारी मानता हूँ। और जो भी ये कहता है वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, वो मानववादी नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, चाहे वो किसी भी धार्मिक आस्था में विश्वास रखता हो। तो मेरा ये मानना है और संविधान की मूल भावना है कि जो कमज़ोर है उसका विकास हो, और जब तक समाज का हर वर्ग विकसित नहीं होगा, उसे अवसर नहीं मिलेगा, तब तक इस देश का और समाज का विकास संभव नहीं है। तो मेरा तो विचार यही है। और संवैधानिक व्यवस्था है कि जितनी संख्या होगी दलित की उतना आरक्षण अपने आप हो जाएगा। इसलिए जो आज दलित जिनको मिल रहा है, अगर लोग और बढ़ते हैं नंबर में तो उनके आरक्षण में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको आरक्षण तो उतना मिलेगा। अगर 50% दलित हो जाए, आज जो 23% है, तो 50% दलित का आरक्षण हो जाएगा। सभी चीज़ों में, विधानसभा से लेकर के और ग्राम पंचायत से लेकर के लोकसभा में 50% आरक्षण हो जाएगा। तो जो कमज़ोर वर्ग है उसी के विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए पीस पार्टी 2008 से ही संघर्ष कर रही है, मगर हम खड़े हो नहीं सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, क्या किस संबंध में आज पीसी कर रहे हैं? पीस पार्टी और जो सहयोगी दल हैं ये हम सब मिलकर के 2 दिवसीय प्रोग्राम चला रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद है कि जो आज जन समस्याएं उससे हम अवगत हों और जो सरकार की नीतियां हैं जो जन विरोधी हैं तो जनता के सामने रखा जाए, उससे अवगत कराया जाए। और पीस पार्टी की जो नीति है उसे जनता के बीच रखा जाए और जनता निर्णय ले कि किसकी सहयोग करना है और किसी सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करना है। सर, देखा जा रहा है कि लगातार इसमें आप क्षेत्र में सक्रिय हैं। एक समय था कि पीस पार्टी की जनाधार संत कबीर नगर के साथ साथ अन्य जगहों में भी काफ़ी अच्छा खासा था। क्या कारण रहा कि आप डाउन हो रहे हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें रही हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमारा राजनीतिक अनुभव नहीं था। हम कभी राजनीति में थे नहीं पीस पार्टी बनने के पहले। और दूसरा कारण था कि जो भी मुस्लिम समाज का विशेष तौर पर और समाज के कमज़ोर वर्ग हैं जो मुफ्त में वोट ले रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि अगर वो समाज जो कमज़ोर वर्ग है
मुस्लिम समाज एक कमज़ोर, अति पिछड़ा और दलित वर्ग अगर इकट्ठा हो गया तो वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। उन सबों ने साजिश करके, जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सभी हैं, सभी ने साजिश करके पीस पार्टी को हर स्तर से तोड़ने की कोशिश की और हमें सब मिल करके हराने का उन्होंने प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि जो पीस पार्टी का मिशन था कि समाज के जो उपेक्षित कमज़ोर वर्ग हैं उनको संगठित करके उनको हक हिस्सेदारी दिलाया जाए, सरकार में भागीदारी दिलाया जाए, ये उनकी मंशा के विरुद्ध था। तो सभी ने मिल करके पीस पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया है। पीस पार्टी लगातार तभी से प्रयासरत है और हम अब लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को, जन समस्याओं को और जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। सर जी, आपने कहा कि दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है ये बढ़ गए, इनको आप कैसे जोड़ेंगे? दलित मुस्लिम का गठजोड़ की बात मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दलित मूवमेंट को कांग्रेस और जितनी भी सरकारें नहीं है उन्होंने दलित मूवमेंट को, और जो दलित हैं वो सत्ता से बाहर रहें, उन्होंने धर्म के आधार पर उन्हें तोड़ने का काम किया है। पहले सिर्फ हिंदू दलित को उन्होंने आरक्षण दिया, दलित माना, फिर सिख को माना, फिर बुद्धिस्ट को माना, मगर आज भी ईसाई और मुस्लिम दलित को उन्होंने दलित की श्रेणी से बाहर रखा है। अगर सभी एक हो जाएं तो पूरे पॉपुलेशन का, पूरी जनसंख्या का 50% से ज़्यादा सिर्फ दलित समाज हो सकता है, जो खुद सरकार बना सकता है और अपने भी विकसित हो सकता है, समाज के सभी वर्गों को विकसित हो सकता है। मगर सामंतवादी लोग जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं हर कंडीशन में, वो नहीं चाहते कि समाज का उपेक्षित वर्ग सरकार में आवे और वो विकसित हो जाए ताकि उन पर वो शासन न कर सके। और यही वजह है कि कांग्रेस के साथ भाजपा भी, सपा भी, जनता दल भी और बसपा भी, सभी ने मिल करके इस समाज को तोड़ने का काम किया है जो हमारे संविधान के विरुद्ध है। आप सामाजिक आरक्षण चाहते हैं या आर्थिक आरक्षण चाहते हैं? हमारे आर्थिक आरक्षण की हमारे संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे संविधान ने जो व्यवस्था दी है वो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की व्यवस्था दी है। आर्थिक व्यवस्था तो नहीं हो सकता ना। आप अगर हम ब्राह्मण का सर्टिफिकेट बनाना चाहें तो सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। एक ब्राह्मण अगर दलित का सर्टिफिकेट बनाना चाहे तो नहीं बन सकता, मगर एक करोड़पति अगर एक गरीब का सर्टिफिकेट बनाना चाहे तो बन जाएगा। तो कोई भी समाज अमीर से गरीब हो सकता है, गरीब से अमीर हो सकता है, मगर अगर जाति बदलना है तो धर्म भी बदल देगा। चाहे कितनों भी मालदार हो जाए, वो जाति नहीं बदलती है। इसलिए समाज की पहचान आर्थिक स्थिति से नहीं है, उसके जाति से और शैक्षिक उसके शैक्षिक पर स्थिति पर है। तो इसलिए संविधान ने जो समाज की व्यवस्था दी है वो जाति के आधार पर दी है और शैक्षिक के आधार पर दी है, न कि वो आर्थिक आधार पर दी है। क्योंकि आर्थिक आधार तो बदलता रहता है, मगर जाति नहीं बदलती, शैक्षिक स्थिति नहीं बदलती। अगर हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ही रहेंगे। आप लगातार समाजिक परिवर्तन लाने के लिए निकल रहे हैं, आपके इस मिशन में कितनी पार्टियों का सहयोग मिला आपको? अभी पीस पार्टी के साथ मौलिक अधिकार पार्टी है, किसान पार्टी है और एकलव्य पार्टी है। 4 पार्टियां हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। आगामी चुनाव है 2027 में, क्या रणनीति है, कैसे अपने आप को सत्ता में? हमें लगता है कि पीस पार्टी और जो सहयोगी दल है, हम अपने विचारधारा लेके जनता के बीच जा रहे हैं और जो आज जन समस्याएं हैं, घूसखोरी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इससे जनता त्रस्त है और एक विकल्प ढूंढ रही है। पीस पार्टी और सहयोगी दल एक विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं। किस मुद्दे को लेकर आप लड़ेंगे? हम लोग इस मुद्दे को ले रहे हैं कि जो धर्म के आधार पर जो नफरत फैलाई जा रही है,
जो भाईचारगी को इस देश के जो मूल आधार उसे ख़त्म करने की जो साजिश हो रही है, जो संविधान को अपने फ़ायदे के लिए जो बदलने की वो कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि इसके विरुद्ध जनमानस को इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होकर के ऐसी मानसिकता को इसका विरोध करके सत्ता में परिवर्तन लाना पड़ेगा ताकि ऐसे लोगों की जो मंशा है वो कामयाब ना हो सके। आज आप दौरा कर रहे हैं, क्या मेन मुद्दा पे क्या रहेगा? हमारा मेन मुद्दा है कि सभी जो उपेक्षित समाज है, जो दलित समाज है, अति पिछड़ा वर्ग है, जो सबसे उपेक्षित है, चाहे वो सेकुलर सरकार बनी हो, पिछड़ों की सरकार बनी हो, दलितों की सरकार बनी हो और आज हिंदुत्व की भी सरकार बनी हो, तो इसमें भी पिछड़े अति पिछड़ों की और दलितों की कहीं सुनवाई नहीं, उनके विकास का कोई अवसर नहीं है। मुस्लिम समाज तो हर सरकारों में उपेक्षित रहा है, तो हमारा प्रयास है कि हर उपेक्षित वर्ग को, शोषित पीड़ित वर्ग को हम संगठित कर सकें और एक मजबूत विकल्प बना सकें। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति सिर्फ कर रही है? अभी तो बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो कहना तो सब बात है, सेकुलर कहने वाली सरकार तो धर्म के नाम पर अनुसूचित जात में मुस्लिम और दलितों को बाहर कर दिया। जो ये कहती है कि हम सेकुलर मतलब कि सारे धर्म को बराबर मानते हैं। मोदी जी अगर कहते हैं कि सबका हाथ सबका विकास, तो हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढा जा रहा है? अगर वो कहते हैं सबका हाथ सबका विकास, तो सिर्फ मुसलमानों को भी नमाज बाहर पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है? उन्हीं का इनकाउंटर क्यों हो रहा है? उन्हीं को जांच क्यों हो रही है? उन्हीं के जितने आय के सोर्स है वो ख़त्म क्यों हो रही है? सिर्फ मदरसों की जांच क्यों हो रही है? उनको अवसर क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये तो एक नारा है और उस नारे पर विश्वास करके बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं, मगर ये सारे कार्यक्रम नारे के लिए नहीं है, बल्कि समाज को पोलराइज करने के लिए है। समाज पोलराइज हो, उन्हें वोट देता रहे, ये सारे कार्यक्रम भाजपा और आरएस चला रही है, जिसका पीस पार्टी विरोध करती है। हमारे गठबंधन के साथी जिसका विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का रहनुमा खुद को बताती है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की रहनुमा नहीं है, बल्कि मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो समाजवादी पार्टी है हमारे विचार से। क्योंकि एक मिसाल मैं दे दूं कि 2013 में दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का, जिसमें 50,000 मुस्लिम बच्चे, नौजवान, औरतें बेघर हो गई और कड़ाके ठंड में रहीं, मगर एक बार भी अखिलेश जी वहाँ नहीं गए और 1 रुपए का भी सहयोग नहीं किया। बहुत सारे लोग, बच्चे ठंड से मर गए, भूख से मर गए, मगर उसी वक्त उन्होंने सैफई महोत्सव कराया, जिसमें सरकार का 332 करोड़ रुपया खर्च किया। तो ऐसी सरकार जिसकी मानवता से कोई मतलब नहीं, मुस्लिम तो बहुत दूर, मानवता से मतलब नहीं, जो बच्चे भूख और प्यास से मर रहे थे, इस देश के नागरिक थे और वो डांस देखने में मस्त थे सैफई महोत्सव में, उनका परिवार, उनकी पार्टी, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा अमानवीय काम कोई हो ही नहीं सकता जितना समाजवादी पार्टी ने किया था। इन दिनों वक्फ बोर्ड का संशोधन का काफ़ी चर्चा चल रहा है, क्या कहेंगे इसके? सारे संशोधन तो मुस्लिम समाज की जितनी व्यवस्था है उसमें हो रही है। अगर उन्हें संशोधन करना है, अगर सही मायने में सबका हाथ सबका विकास करना है, तो दलित मुस्लिम और दलित ईसाइयों को बराबर का अधिकार दे दें। अगर सबका अधिकार सबका साथ है तो सिर्फ मुसलमानों से नागरिकता क्यों पूछी जाए? सबसे नागरिकता पूछी जाए। मैं समझता हूँ कि धर्म के आधार पर विभेद करना, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अपराध है और ये अपराध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी कितने सीटों चुनाव लड़ने वाली है? पीस पार्टी अपने सहयोगी दल से मिल करके इंशाल्लाह सरकार बनाएगी। मतलब 4 से 3 सीटों पर लड़ेंगे आप चुनाव?